मध्यस्थ दर्शन प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज बाबा जी को शत शत नमन। 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं सुमन दीदी को। कल के सत्र पर वहां अपनी प्रस्तुति यहां पर रखेंगी। सुमन दीदी, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। दीदी, मैं समझ नहीं पाई कि आप चार्ट के बारे में बोल रहे हैं। व्हाट्सएप पेज भेजा है ना आपने? हाँ जी, हाँ पूरा जी, पेज नंबर लिख के। हाँ जी। हाँ, तो ये बात हुई थी ना, शिष्ट मूल्यों की आज चर्चा होगी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें तो आपने जो तैयारी करी है दीदी रखी। हाँ जी, उसमें जो मैंने चार्ट भेजा अभी व्हाट्सएप पे, उसमें मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान से जो मूल्यों का प्लेसमेंट है 122 आचरण में से, उसको आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा मूल्य कहाँ पर है। तो उसमें 3 मूल्य वृत्ति में, 3 मूल्य चित्त में और 3 मूल्य मन में, ऐसा करके उसमें प्लेसमेंट में मिला है। और फिर जीवन मूल्य में 1 मूल्य बुद्धि में, 1 मूल्य वृत्ति में, 1 मूल्य चित्त में, 1 मूल्य मन में, ऐसा करके सुख शांति संतोष आनंद जो जीवन मूल्य है वो इस प्रकार से है। फिर 6 जो मानव मूल्य हैं, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, उन मूल्यों का भी पेज नंबर उसमें लिख दिया है। और फिर उसी प्रकार से स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य, उनको 3-3 करके उसका भी 3 मन में, 3 वृत्ति में और 3 चित्त में, ऐसा करके 3-3 मूल्यों का शिष्ट मूल्य और मूल्य साथ साथ है। तो इस तरह का उस चार्ट में मैंने लिखा है अभी। तो मुझे लग रहा था ऐसा कि मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को रेफर करना बहुत उपयुक्त रहेगा उसके लिए। तो हालांकि उसको मैं अभी उतना डिटेल में मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान से मैंने सॉर्टिंग तो कर ली है, लेकिन उसमें से बहुत इस तरीके से मैं अभी उसको पढ़ नहीं पाई हूँ, तो उतना उनको डिटेल में नहीं रख पाऊंगी अभी मैं उतना ही सॉर्टिंग कर पाई थी दीदी। तो अगर आप उसमें से कुछ कर पाए हो तो रख दीजिएगा। ठीक है, जी। तो मैं शुरू करती हूँ। हाँ क्योंकि शिष्ट वस्तु मूल्य के बाद शिष्ट मूल्य वाली बात की भैया ने, तो भैया मैं शुरू करूँ? फिर 3 मूल्य मेरे तैयार हैं। हाँ तो हाँ, मैं शुरू रखिए करती हूँ रखिए। इसमें, है ना? आप भी रखिए, सुमन दीदी भी रखिए। जी। तो अभी जैसे ये स्नेह का शिष्ट मूल्य निष्ठा। तो निष्ठा पे जैसे मैंने निकाला है, तो अध्ययनविद से जो परिभाषा ली है, मानवीयतापूर्ण विचार व्यवहार में निरंतरता। दूसरा, मानवीयता सहित व्यवस्था सहज वर्तमान। तो जैसे जो भी मतलब मानवीयता सहित जो व्यवस्था है वही हमेशा वर्तमान रहेगी, ऐसा मैं समझ पाई। इसको हम पहचाने और सर्वसुलभ कराएं, ये वाली बात समझ में आई मुझे। और मानवीयता अर्थात मानवीय प्रवृत्ति, मानवीय ऐषणा, मानवीय धर्म मतलब समाधान सुख, दृष्टि मानव की, मानवीय दृष्टि, न्याय धर्म सत्य की। फिर मनोविज्ञान से मैंने परिभाषा ली निष्ठा की, कि जागृति पूर्ण लक्ष्य को निश्चित अवधारणा वह स्मरण पूर्वक प्राप्त करने, वह प्रमाणित करने का निरंतर प्रयास। प्राप्त करने के भी प्रयास, प्रमाणित करने का भी निरंतर प्रयास, और स्मरण पूर्वक। तो स्मरण मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि मेमोरी पे हमें ध्यान देना, क्या क्या मेमोरी में हम रखते हैं। फिर मानव व्यवहार दर्शन से मुझे मिला कि इस निष्ठा की परिभाषा कि कर्तव्य दायित्व की निरंतरता ही निष्ठा है। फिर संहिता से मुझे परिभाषा मिली कि निश्चित विधि के प्रति समर्पित और इस समर्पण की निरंतरता प्रदान किए रहना, ये निष्ठा है। दूसरी परिभाषा मिली लक्ष्य को स्मरण पूर्वक प्राप्त करने का निरंतर प्रयास। मनोविज्ञान में था प्रमाणित करने का निरंतर प्रयास, में संहिता में मुझे मिला कि प्राप्त करने का निरंतर प्रयास। ऐसा मैं समझ पाई भैया निष्ठा को। फिर सौजन्यता, विश्वास का शिष्ट मूल्य सौजन्यता। तो अध्ययन बिंदु से जैसे मैंने परिभाषा ली
सहकारिता मतलब साथ साथ काम करना, अगर हम विश्वास करेंगे तभी हम साथ में काम करेंगे, तो हम अलग हो जाएंगे तो। सहयोगिता, एक दूसरे का सहयोग करना, साथ साथ मिलकर करना। पूरकता, जहाँ जो कमी पड़े किसी की तो वहां हम कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएं, यही हमारी उपयोगिता है, ऐसा मैं समझ पाई। फिर संहिता से मैंने परिभाषा ली सौजन्यता की, कि सहकारिता साथ साथ काम करना, मानव सहज समानता का स्वीकृति, मतलब मानव जाति एक, हम समान नहीं समझ पाते अभी, तो विश्वास होने से ही हम समान पाएंगे दूसरे मानव को भी, उसकी स्वीकृति पूर्वक की गई संप्रेषणा सौजन्यता। दूसरे मानव को समान मान लेंगे जब हम स्वीकार करते हैं दूसरे को अपने जैसा ही, तो जो संप्रेषणा होती है वो सौजन्यता है। फिर मनोविज्ञान से मैंने लिया, उसमें 4 परिभाषा दी है सौजन, तीन तीन परिभाषा दी है सौजन्यता की, कि सहकारिता, सहभागिता, सहभागिता साथ मतलब सहभागी हैं हम हर चीज के लिए, सहकारिता, सहभागिता, सहयोगिता व पूरकता। फिर दूसरा है पूरकता से सहज प्रमाण, विश्वास, विश्वास का सहज प्रमाण मिलेगा पूरक जब हम होते किसी के लिए। पूरकता संबंधों में ही होगी, नैसर्गिक संबंध और मानव संबंध। तो विश्वास जो है, ये समझ में आया कि हमारे लिए स्वयं के में, स्वयं से स्वयं के लिए अनिवार्य स्थिति है। तीसरा, स्वयं में विश्वास होना ही सौजन्यतापूर्ण अभिव्यक्ति है, ये लाइन मुझे मिली। सौजन्यतापूर्ण अभिव्यक्ति कब होगी, जब हम स्वयं में विश्वास होगा हमें। फिर और एक लाइन मिली थी, सौजन्यता, सौजन्यता अपने आप में सूर्योदय सूत्र से अनुप्राणित प्रस्तुति है। फिर सूर्योदय का तात्पर्य मानवीय लक्ष्यों, विचारों, व्यवहार और कार्य, मानसिकता और कार्यक्रम, ये सूर्योदय हुआ। मानवीय लक्ष्य में स्थिर हो, मानवीयता पूर्ण विचार रहे, मतलब धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार रहे, और मतलब प्रकृति का संवर्धन करते हुए हमारा कार्य रहे, संरक्षण संवर्धन करते हुए ऐसी मानसिकता हमें स्थिर हो जाए और ऐसा कार्यक्रम हो, इसको सूर्योदय कहा। तो विश्व, ये फिर मैंने प्रेम का लिया भैया, अनन्यता, अनंतता बिंदु अध्ययन बिंदु से लिया है। तो इसका परिभाषा दी है, जागृति पूर्णता के लिए योग्य पहचान। तो ये थोड़ा मेरे को मतलब मेरी क्वेरी है, हम बाद में करते हैं, एक बार पठन कर लें इसको, ऐसा मैं सोचती हूँ। जागृति पूर्णता के लिए योग्य पहचान मतलब अगर अनन्यता मुझ में, मैं जैसे समझी हूँ अनन्यता मुझ में है लगातार बनी हुई, तो इसके मतलब जागृति पूर्णता हो गई है, ऐसा मैं समझ पाई। दूसरा है परिभाषा प्रमाण सहित निरंतरता। फिर संहिता से मैंने परिभाषा ली अनंतता की, कि निर्भ्रम ज्ञान की निरंतरता, परस्पर एकात्मकता, मनुष्य की परस्परता में पूरक क्रियाकलाप, प्रामाणिकता व समाधान में निरंतरता। चौथा, अविकसित के विकास में सहायक क्रिया है। पांचवा, सामरस्यता पूर्ण सहअस्तित्व और उसकी निरंतरता। फिर मनोविज्ञान से मैंने परिभाषा ली अनंतता की, है तो सब एक जैसा ही, थोड़ा स्मरण में आ जाए इस हिसाब से मैं लिखी हूँ। मनुष्य की परस्परता व नैसर्गिकता में पूरक क्रियाकलाप। दूसरा, प्रामाणिकता व समाधान में निरंतरता। तीसरा, अविकसित के विकास में सहायक क्रिया। चौथा, जागृति पूर्ण पहचान। तो इतना भैया मैं इसमें प्रेम के जो शिष्ट मूल्य हैं, अनन्यता, सौजन्यता और निष्ठा को थोड़ा मैं पठन कर पाई, तो उसका आपके सामने प्रस्तुत हुआ। बस भैया ये कहना था इसमें। फिर बढ़िया बढ़िया, आप भी बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया। जी, धन्यवाद। नमस्ते सुमन दीदी, आप रखने वाली है? जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते।
तो 10 तारीख को जो हम लोगों ने बातचीत की थी उसमें मुझे ये समझ में आया कि मूल्यों को समझने की आवश्यकता क्या है और इसकी स्वीकार्यता और दृढ़ हो गई। तो इसमें और खास तौर पे ये लगा कि इस प्रौढ़ शिक्षा शिविर में जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि मैं अपने जैसे साथियों के साथ और अपने से जो जो मेरे नए साथी भी हैं उनके साथ मिलकर बहुत अच्छे से ये कार्य कर पा रही हूँ। तो इसमें 4 आयामों के बारे में जो आपने बताया था, संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, इनका डिटेल के साथ अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारा ध्यान परंपरा पे जाता है, और जैसे जैसे हमको परंपरा स्पष्ट हो रही है वैसे वैसे हम व्यक्ति को दोष देना बंद करते हैं, क्योंकि नासमझी उनमें भी है, नासमझी हम में भी है। तो हम अपने आप को भी दोष देना बंद कर दें, तब मैं ये स्वीकार भी कर पाती हूँ और संबंधी को भी स्वीकार कर पाती हूँ, अपनी गलतियों को भी स्वीकार कर पाती हूँ, संबंधी को भी स्वीकार कर पाती हूँ। ऐसे स्वीकार करने को ही हम संस्कार कह रहे हैं कि हमारा ये संस्कार है। जहाँ संस्कार की बात आती तो बाबा जी ने जो मध्य दर्शन की रोशनी में हमको रोशनी जो मिली है और उस रोशनी में हम जो कार्य कर रहे हैं, व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आप मूल्यों की समझ रूपी दवाई हमको दे रहे हैं, उससे हमको ये लगता है कि जो मन में जो गांठें हैं, जो अभी दुर्भावनाएं हैं अगर, तो वो धीरे धीरे वो ढल रही हैं। इसका स्वरूप हमको शिष्टता के रूप में दिखाई देता है। इसलिए शिक्षा की परिभाषा, जैसे आपने बताया था कि शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना ही शिक्षा है, और इसी मानवीय शिक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इन सत्रों में भाग भी ले रहे हैं, तो स्वयं पर भी काम कर रहे हैं। अब हमें ये भी डिटेल पता हो रही है कि शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होने के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा अब अनिवार्य है। आपने ये भी समझाया कि मूल्य से शिष्ट मूल्य वरीय कैसे है, मानव वस्तुओं के अधीन है और अधीन दिखते ही हैं, तो यानी कि जड़ के अधीन है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमारा ध्यान शिष्ट मूल्य पर जाता था। और हम सबके घर में वस्तुएं होती है और इन वस्तुओं का हम अपव्यय भी करते हैं और सद्व्यय भी करते हैं। यदि वस्तु का अपव्यय होता है और मैं संवेदनशील हूँ तो मुझे उसका दुख भी होता है, और यदि वस्तु का मैं सद्व्यय कर पाती हूँ तो अभी की स्थिति में ये तो नहीं कह सकती हूँ कि मैं सद्व्यय कर रही हूँ, लेकिन इससे मैं सुखी होती हूँ, इतना तो ध्यान रहता है। अपव्यय से बचने की हमेशा कोशिश करती हूँ। अधिकतर यही देखती हूँ कि अपव्यय होने पर दुख होता है, और जो हम प्रतिक्रिया दे देते हैं वो पैसे के रूप में देते हैं। अगर मान लीजिए मेरे बच्चे से कोई अपव्यय हो गया तो यही होता है कि कितना पैसा के पैसे में आया था और बड़ी कीमती चीज थी और आपने इसका अपव्यय कर दिया, तो ये हम देखते हैं और उसका दुख व्यक्त करते हैं। तो इसे बचाने को एक लाभ मानसिकता ही हम कह सकते हैं कि हम लाभ मानसिकता के साथ हैं। तो वस्तु तो है ही व्यय के लिए, तो उसको तो व्यय होना ही है, पर हम ये भूल जाते हैं कि व्यय और अपव्यय इनमें क्या अंतर है, ये हम भूल जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि व्यय के लिए आय या आय के लिए व्यय, तो हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो व्यय के लिए ही वस्तु है, ये हमको समझना होगा। और अब ये जो व्यय है, ये सद्व्यय होना, ये कैसे होगा? तो ये मूल्यों की हम जो पढ़ाई करेंगे, ये जो समझेंगे मूल्यों को, उनसे ही हमें ये ठीक ठीक पता चल पाएगा। ये कैसे पता चलेगा? तो समाधान का जो फैलाव है वो समृद्धि से है। और समृद्धि का मतलब है हमारी आवश्यकता से अधिक होना। तो परिवार में अगर आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं तो समृद्धि, यानी कि जो हमारी आवश्यकता से ज्यादा है उसे हम सद्व्यय करते हैं, और समाधान का फैलाव भी हम कर पाते हैं। अब अपव्यय और सद्व्यय में कंफ्यूज होते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि सद्व्यय और अपव्यय में फर्क क्या है। अपव्यय से हम दुखी होते हैं और सद्व्यय से हम सुखी होते हैं। तो हमारी व्यय की मानसिकता होना ये आवश्यक है। अब ये जो व्यय है, ये व्यय आय के लिए होता है, ये हमारी शिष्टता है। और व्यय के लिए आय एक उदाहरण है, जैसे बहुत सामान्य सा उदाहरण आपने दिया था कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा में हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और उसके लिए व्यय करते ही हैं। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में व्यय करना सभी को अच्छा लगता है। लोग बच्चों की शिक्षा के लिए कर्ज भी ले लेते हैं और उससे भी बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करते हैं। और ये भी कहते हैं कि हम अपने अगर नहीं कर पाते हैं, कर्ज भी नहीं ले पाते, मतलब पैसा नहीं होता है, तो ये भी कहते हैं कि हम अगर पैसा होता तो हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते लिखाते।
तो अभी जो संस्कृति चल रही है उसमें अच्छी शिक्षा का मतलब तो यही है कि केवल महंगा स्कूल, बहुत ज्यादा पैसा हो जाए, विदेश में शिक्षा हो जाए। अब जब मूल्यों की पढ़ाई पर हम मेरा ध्यान जा रहा है तो बच्चे को अच्छे संस्कार मिले, ये शिक्षा का उद्देश्य मुझे पता चला। बच्चे को आचरण की शिक्षा देना, चरित्र की शिक्षा देना, उसकी समझ का अच्छे से विकास हो पाए, इसको देखना, ये मुझे महसूस हुआ। और खुद भी मुझे लगा कि अपने जांचने पे मुझे लगा कि मैं भी अपने बच्चों को जो संस्कार के लिए थे उनके लिए व्यय नहीं कर पाई, और जिसकी अब मुझे थोड़ा ये लगता है कि मैं कितनी गलत हो गई। और अब ये मुझे एक लगता है कि ये महत्वपूर्ण आवश्यकता है सभी के लिए। तो जो अभी हमारे साथ भाई बहन हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वो जरूर इस पर काम करें, ये मैं आशा करती हूँ और उनको एक संदेश भी दे रही हूँ। तो आय और व्यय दोनों पर, अगर संस्कार पर व्यय करते हैं तो आय और व्यय दोनों पर ही अपना नियंत्रण आ जाता है। आज वर्तमान में शिक्षा के खर्चों में शायद कोई नियंत्रण की स्थिति तो है नहीं, और जो नियंत्रण की स्थितियां उनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे स्कूल वाले हैं, प्रबंधक हैं, वो फीस बढ़ाने की बात करते हैं, अभिभावक फीस कम करने की बात करते हैं, लेकिन अभिभावक और शिक्षक दोनों ही ये नहीं समझ पाते कि संस्कार के लिए इसमें कौन सा खर्चा है या कौन सा व्यय करना पड़ेगा। वैसे भी शिक्षा का परिणाम 18 से 20 साल की वर्ष में आता है। अगर हम पूर्णता के अर्थ में देखें कि बच्चा पूर्णता के अर्थ में संस्कार अनुषंगी विजन हमको यहाँ पे दिखाई नहीं देता बच्चे के लिए, लेकिन अभिभावक और प्रबंधक शिक्षक सभी परिणाम का प्रमाण मिल जाए इसके लिए आतुर कातुर रहते हैं। सबको चाहिए कि बच्चे के नंबर अच्छे हों, ये सबको चाहिए होता है। परिणाम टेस्ट के रूप में हो गया और छात्र हो गए दबाव में। तो ये टेस्ट और इनके नंबर, इनका सबका दबाव, ये सबको पता है। इसका असर तनाव के रूप में आ जाता है, अंकों की होड़ के रूप में आ जाता है, और कभी कभी डिप्रेशन के रूप में भी आ जाता है। तो इसलिए संस्कृति अगर हम देखें तो एक संस्कृति सभ्यता एक परंपरा है और दीर्घ अवधि की है। तो जो रिजल्ट आता है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद आता है, क्योंकि स्थिति ही ऐसी है कि आज का बालक कल को युवावस्था में समझदारी को पूरा करेगा। तो हम ये समझेंगे कि अगर बच्चा है वो 10 साल की उम्र में ही समझदार हो जाए तो शायद इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये है कि 25 साल तक बच्चा समझदार हो जाएगा और वो प्रमाणित भी करने लगेगा समझदारी को। तो इसको हम परिवार व्यवस्था कहेंगे। और कर्तव्य और दायित्व में बच्चा परिवार में अपने दायित्व और कर्तव्य को निभा पाएगा। तो ये जो शिक्षा है ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन की है, 4 दिन की है। शिक्षा के लिए वस्तु तो लगती है, ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन हमको ये सोच विचार करना पड़ेगा कि आज की संस्कृति में शिक्षा योग्य वस्तु नहीं है। तो ये भी अपव्यय की बात हो रही है। तो भैया आपने जो अपव्यय के उदाहरण दिए थे और हमको समझाया था कि तत्काल हमसे जो चल रहा है वो प्रतिक्रिया के स्वरूप हो रहा है। अपव्यय ऐसे चमत्कारी ढंग से तो परिवार में अचानक से हुआ नहीं, किसी न किसी व्यक्ति से ही होता है, और ये जो फिर प्रतिक्रियाएं आती हैं वो व्यक्ति को बुरी लग जाती हैं। जैसे किसी भी बच्चे को डांट दिया जाए तो उसको बुरा लगेगा, या किसी दूसरे ने कह दिया तो वो भी बुरा लग जाएगा। पैसा और ये सब एक प्रकार से अवास्तविक आरोपण आ गए। तो पैसे का जो आरोपण है वो अवास्तविक आ गया है हमारे बीच में। फिर व्यक्ति में विद्रोह पनपने लगता है, अपमान सहन नहीं होता। तो फिर ये जो अपव्यय है, इस अपव्यय से पीड़ा होती है। अगर ये जो वस्तु मूल्य है तो इस वस्तु मूल्य की पहचान हमें करनी होगी श्रम मूल्य के रूप में। ये जो पैसे वाला एक मुद्दा है वो हम लोगों की लाइफ में जो आया है वो कम, उसमें क्या हो गया कि कम से कम श्रम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। तो पैसा ज्यादा दिख रहा है, श्रम नहीं दिखता, क्योंकि श्रम करना ही नहीं चाहते। तो उसकी तुलना में इतना इसमें भोग बढ़ गया है, और भोग की प्रवृत्तियां यानी कि और बचत, ये गरीबी मानसिकता देती है। तो जैसे आपने बताया था कि श्रम और पैसा, हमें इसमें एक संतुलन देखना होगा। अभी देखने में आता है कि कम से कम और अधिक से अधिक पैसा, ऐसी सोच बन गई है हर व्यक्ति को, यही है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा आए। परिवार में श्रम गायब हो गया है पर वस्तु तो आ ही रही है। तो पहले हम भयभीत भी होते थे, और ऐसी भय की स्थिति में अब भी जो अपव्यय होने की हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो एकदम से तीव्र हो जाती हैं, और हम वस्तु के लिए
वस्तु के लिए आसक्त दिखते हैं। जो हम वस्तु खरीद रहे हैं, अगर वो उस पर कोई टूट जाए मान लीजिए, तो उसके लिए तो हम आसक्ति दिखाते, तो उसके लिए हम जिससे वो टूटे उसको मतलब गुस्सा होता है, क्रोधित होते हैं उसके ऊपर। तो ध्यान आदमी की जगह पर अच्छी वस्तु पर हो गया, आदमी पर ध्यान नहीं रहा, जो वस्तु है उस पर ध्यान चला गया है, परंतु उसका मूल्य तो पता नहीं है। इसलिए संग्रह की मानसिकता आ गई है कि वस्तुओं का संग्रह किया जाए। वस्तु की कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो उपयोगिता और वस्तु का कला मूल्य है। वस्तु मूल्य है और कला मूल्य है। इसकी पहचान व्यवहारिक अर्थ में हो नहीं पाती। और श्रम मूल्य की पहचान, तो जब भी कोई श्रम कर रहे हैं तो फिर श्रम मूल्य से ये वस्तु मूल्य को ही प्रदान हो रहा है। श्रम मूल्य हम किस पे लगा रहे हैं? वस्तु पे लगा रहे हैं, तो वो श्रम मूल्य से वस्तु मूल्य में ही जा रहा है। ऐसा हमारा ध्यान, अगर कोई मानव श्रम करता होता है तो हमको क्या लगता है कि ये गरीब आदमी है इसलिए श्रम कर रहा है। तो मानसिकता हमारी यहाँ तक चली गई कि हम श्रम करते हुए व्यक्ति को गरीब समझ लेते हैं। एक श्रम से एक बहुत सुंदर वस्तु तैयार हो रही है, इसको नहीं देख पाते हैं, और ये वस्तु उपयोगी भी है। तो ऐसा भाव हमारे मन में आने पर श्रम की प्रतिष्ठा हमारे मन में आएगी। अभी की संस्कृति में ऐसा भी है कि दिन भर श्रम करो और फिर उसका मूल्य तो पता नहीं होता है, इससे दिमाग गर्म हो जाता है। तो इसको ठंडा करने के लिए इंसान अनेकों प्रकार के नशे करता है, और इसमें ऐसी प्रवृत्तियां पनप गई है कि वस्तु तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग, जो बाकी लोग हैं, वो भी चुप बैठ शायद आवाज चली गई, डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही जी भैया। तो आपने बताया था कि अपव्यय का यदि कोई निदान नहीं हो पाता है तो संवेदनशील लोग, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बात करना ही बंद कर देते हैं, तो ये उसके मामले बातचीत बंद कर देते हैं। तो ये रास्ता तो सही नहीं है कि कोई गुस्सा आ जाए, यानी कि हमारा मूल्यमयता को समझने का जो क्षमता है वो, इसका मतलब है अभी विकसित नहीं हुई है। तो इस पर हमें अपने आप को बदलने की स्थिति में नहीं रहते, लेकिन हमको इसको मूल्य से जोड़कर देखना होगा, तभी हम इसके बारे में समझ पाएंगे। तो श्रमिक जीवन प्रवृत्ति है, ये शिष्टता, समाधान और समृद्धि के रूप में ऐसा लक्ष्य है कि जिसको हम देखते तो नहीं है, अभी देखते नहीं है, लेकिन यदि वस्तु मूल्य का अभ्यास हमें करना होगा तो फिर हमें कर्माभ्यास भी करना होगा, जिसका मतलब है कि उसमें क्या देखना, हमें श्रमशीलता को देखना और जोड़ना भी है। इसलिए अपनी दिनचर्या में अवसर है ही, जो हम देखेंगे, अगर आप दिनचर्या में देखते हैं तो उसमें अवसर भी हम पाते ही हैं। तो ये हो सकता है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो अपव्यय नहीं मुझे पता चल रहा है, और इसकी वजह ये है कि इसी वजह से अगर मैं देखूं तो मैं उसके ऊपर नियंत्रण भी नहीं कर पाती हूँ। तो अगर हम अ, अविकसित हैं और हम इसको अपव्यय को सद्व्यय में बदलने की स्थिति में नहीं रहते, तो हम स्वयं पर वस्तु मूल्य को श्रम मूल्य से जोड़कर नहीं देखते। श्रमिक जीवन प्रवृत्ति है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, लेकिन शिष्टता, समाधान, समृद्धि के रूप में, लक्ष्य के रूप में, जो ऐसा हम जब सोचते हैं, देखते हैं, तो इस मुद्दे पर हमको थोड़ा ध्यान चला जाता है। यदि वस्तु मूल्य का हमें अभ्यास करना होता है तो हमें कर्माभ्यास तो करना ही होगा। इसके बाद खेती में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमें समझाई थी कि खेती में जब दाना तैयार होता है तो उसकी मिजाई करते हैं और उसमें हर दाने को चुन चुन कर लेते हैं, मतलब हर दाना उसमें जमा करना होता है। ये मैंने भी किया हुआ है, तो मुझे भी इसका अंदाजा है, क्योंकि इसमें हमारा श्रम लगा होता है। जिसमें हम श्रम लगता है तो हम अपने श्रम को देख पाते हैं, तो उसमें हम उतना ही एफर्ट डालते हैं कि हमें कोई चीज व्यर्थ ना हम कर पाए, उसका अपव्यय न कर पाए। इसलिए वस्तु मूल्य और श्रम मूल्य में ही ये जुड़ जाता है। जीवन शैली में तो, अपनी जीवन शैली में अगर हम देखें तो श्रम तो जुड़ गया है, पर वस्तु का सद्व्यय होना, अगर श्रम जुड़ जाता है तो वस्तु का सद्व्यय भी होना तय है। तो इसमें सद्व्यय करने पर गरीबी तो वो नहीं रहेगी। आपने यही बताया था कि सद्व्यय करने पर गरीबी कहाँ रहेगी इस संसार में। तो ये सुनकर मैं बहुत अभिभूत हुई कि अगर हम सभी लोग सद्व्यय करने लगेंगे तो हमारे देश से, संसार से, सभी से गरीबी चली जाएगी। दूसरा, इसका दूसरा मुद्दा आपने बताया था कि विनिमय होना, यानी कि वस्तु मूल्य का पता लग गया
और कि वो श्रम मूल्य है, और वस्तु मूल्य का और श्रम मूल्य का अंतर संबंध पता चल गया, तो इसके बाद वस्तु का आदान प्रदान होना होता है, तो उसको कहेंगे विनिमय। तो इस विनिमय के अर्थ में वस्तु का मूल्यांकन होना और विनिमय होना। तो दो परिवारों के बीच में वस्तु का विनिमय होने के लिए वस्तु मूल्य, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, ये एक अनिवार्य भाग है। इसके बिना तो विनिमय होना संभव नहीं है। तो आज अगर हम देखते हैं तो कि आज पड़ोसी पड़ोसी, जैसे पहले हम देखते थे कि लेन देन करते हैं आपस में, आजकल ऐसा होता नहीं। तो पड़ोसी भी चुप रहते हैं, वो लेन देन करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो फिर उनमें कम ज्यादा बना ही रहता है। तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में ये प्रस्ताव ग्राम स्वराज व्यवस्था, यह प्रस्ताव बाबा जी ने जो दिया उसमें इसको अच्छे ढंग से हमने इसे अच्छे ढंग से हमें अध्ययन करना होगा कि 100 परिवार कैसे इस विनिमय के आधार पर और श्रम मूल्य का आदान प्रदान करते हुए अपनी वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं और कैसे वो समृद्धि का अनुभव करते हैं। तो इसको अगर हम अनुभव करेंगे तो स्वयं हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो ये स्पष्ट हो रहा है भैया कि प्राकृतिक ऐश्वर्य को देखता हुआ मानव और उस मानव में शिष्टता का भाव, ये देखने को मिल रहा है। तो ये वस्तु मूल्य की ओर प्रेरित करता है, प्रेरणा बनती है। तो इसी भावमयता के लिए हम वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते हैं। तो जिनके साथ भाव होता है उनके साथ वस्तुओं का आदान प्रदान हम कर पाते हैं। ये मौलिक रूप में ये भाव और विचार अस्पष्ट हैं अभी, परंतु वस्तु से ही संसार चल रहा है, तो इसलिए लाभ प्रवृत्तियां इसमें आती हैं और ये लाभोन्माद भी इसमें हो जाता है। उन्माद से उन्माद के निकलने का कोई अर्थ हमको अपनी अपेक्षाओं पर दिखता नहीं है। तो ये अपेक्षा हमारे मन में रहती है कि ये मूल्यों का अध्ययन, विश्लेषण और मूल्य दर्शन क्षमता हम अपने आप में विकसित कर पाए। एक और बिंदु जो आपने कहा था कि इस वस्तु मूल्य को लेकर कि इसकी सीमा है, वस्तु मूल्य की सीमा है मानव की सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा। तो आहार, आवास, अलंकार ये सामान्य आकांक्षाएं, और महत्वाकांक्षाएं दूरदर्शन, दूरश्रवण और दूरगमन। सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा यही आवश्यक है, और अन्य सभी आवश्यकता का निर्धारण परिवारगत होता है। ये हमें समझना होगा कि परिवार में कौन सी आकांक्षाएं हमारी होती हैं और उसके आगे और कौन सी आकांक्षाएं होती हैं। तो अब हमें ये सूचना मिल गई है कि जो समृद्धि है वो सामान्य आकांक्षा से ही है मौलिक रूप में, और महत्वाकांक्षा समाज की गति के अर्थ में, यानी महत्वाकांक्षाओं की वस्तुओं की एक कड़ी हम देख पाते हैं। तो व्यवस्था के निर्णय के लिए इसमें परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के जो 10 सोपान हैं उनको दिखते हैं। तो 10 सोपान में महत्वाकांक्षा की वस्तुओं के जो नीतिगत निर्णय होते हैं उनकी जो कड़ियां हैं, तो 5वीं और 6ठी कड़ी में आपने बताया था कि यहाँ तक की कड़ियों में ये दिखता है। महत्वाकांक्षा की वस्तुओं के लिए प्राकृतिक ऐश्वर्य जैसे लोहा, ये खनिज के रूप में संबंधित है, और खनिज किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो पूरी धरती का है। तो ये इसका निर्णय कैसा होगा? व्यवस्थागत होगा। घर घर को गाड़ी चाहिए। अब जैसे हम कहें कि 1700 करोड़ लोग हैं तो इतनी गाड़ियां सभी को चाहिए, हर व्यक्ति गाड़ी पाना ही चाहता होगा। तो इसमें हम वस्तु मूल्य क्या पहचानते हैं और उसमें श्रम क्या मूल्य की क्या समृद्धि समाधान को क्या पहचानेंगे? सामान्य आकांक्षाएं सरप्लस वैसी ही हैं, और इसलिए सामान्य आकांक्षा व्यक्ति के केवल शरीर तक ही रहती है। वो तो उनकी तो आपूर्ति भरपूर है, और वो जब तक व्यक्ति का शरीर है तभी तक रहती है। आहार, आवास और अलंकार, आप इसमें इसमें अपने आप से स्वयं से नियंत्रण हो जाता है। महत्वाकांक्षाओं को समझना और वस्तु मूल्य का निर्धारण हम कर पाए, इतना वस्तु मूल्य के बारे में एक विस्तार की स्थिति को दिया जा सकता है। मतलब इसको हमको, मुझे भी लगता है कि मुझे भी समझना होगा। तो सामान्य आकांक्षा के अर्थ में, उसकी पूर्ति के अर्थ में वस्तु मूल्य और श्रम मूल्य स्पष्ट हो जाता है, जो प्रत्येक परिवार, जिसमें प्रत्येक परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है। तो ये समझ में आया कि इस रूप में हम सभी मुद्दों को समझ में ला सकते हैं, और ये हम देख पाते हैं कि शिष्ट मूल्य वरीय है वस्तु मूल्य से। अब शिष्ट मूल्यों को हम समझने का, जैसे आपने कहा था कि हम अगले मतलब आज से शिष्ट मूल्यों को समझेंगे, तो हम आज से शिष्ट मूल्यों को समझने की कोशिश करेंगे। स्थापित मूल्य यही सामाजिक मूल्य हैं, ये हम आपने बताया था। तो अगर हम देखें कि 9 शिष्ट मूल्य हैं जो बाबा जी ने मैपिंग करे हैं, और 9 स्थापित मूल्य हैं, तो कुल 18 मूल्य हैं। अब हमको बाबा जी के द्वारा जो मैपिंग की थी उसके बाद हमको अपने आप भी देखना है कि हम इसको कैसे बीज रूप में पहचाने।
तो इसके लिए हमारे पास एक मिनट भैया जी। तो अभी हम वस्तु मूल्य से शिष्ट मूल्य को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। तो वस्तु से शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्यों को एक साथ देखने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें, तभी अभी हमारी मानसिकता ठीक हो पाएगी। तो अब हमको जो मूल्य सीखने हैं, तो उसमें है शिष्ट मूल्य, जो सौम्यता, सरलता, पूज्यता, अनन्यता, सौजन्यता, सहजता और उदारता और निष्ठा, सौहार्दता, ये सारे हैं। और आज मैं भी बहुत उत्सुक हूँ कि अब इन नियमों को इन मूल्यों की हमको चर्चा करने को मिलेगी और समझने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्ते सभी को। नमस्कार नमस्कार। बहुत ही अच्छे से आप सभी ने इसको रखने का प्रयास किया। मुझे लग रहा है कि इतना सब सुनकर हमको इतना तो कल्पना में आ रहा होगा कि जैसे हमने 2 सप्ताह पहले चर्चा किया था कि जैसा वर्णन बाबा जी ने किया है, जिस परिभाषा से किया है, वो हमें अच्छे से स्पष्ट होना आवश्यक है। और भाषा के मूल में भाव है, और वस्तु है तो भाव है, यानी वस्तु यानी वास्तविकता। तो ये जो मूल्य रूपी वास्तविकता है, जो मौलिकता के रूप में प्रत्येक मानव में वर्तती है, और इस मौलिकता पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता। तो ये भी पता लग रहा होगा कि ये सब अभ्यास के मुद्दे हैं। मूल्यों का अध्ययन हमारे ध्यान में आने का मतलब है हमको अभ्यास का महत्व पता होना। तो अब हम ऐसे अभ्यास के लिए मानसिक रूप में तैयार हो रहे हैं। हर एक जने अपने अपने परिवार में इन मूल्यों का अभ्यास कर सकते हैं, और इस अभ्यास के लिए कई सूत्र बाबा जी ने आगे वांग्मय में दिए हैं। तो उन सूत्रों का विश्लेषण हमारे में हो, इसलिए ये अध्ययन बिंदु जो चर्चा चल रही है, उसका एक डिटेल हम सबके सम्मुख आ रहा है। तो अभ्यास के बिना मूल्य हमको स्पष्ट नहीं होंगे। तो आगे शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य, मानव मूल्य और जीवन मूल्य, इतना मूल्यों का मैपिंग बाबा जी ने करके दिया है। तो हम धीरे धीरे उसको समझेंगे, और उसके लिए जो बेसिस है, उस बेसिस को हमने पिछले हफ्तों में कुछ बात किया। ये जो पृष्ठभूमि है, इसमें कीवर्ड्स है संस्कृति, संस्कृति समझ में आना, सभ्यता समझ में आना, विधि समझ में आना और व्यवस्था समझ में आना। साथ ही जब हम व्यवस्था कहते हैं तो परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था, ये समझ में आना। और जब परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था कहते हैं तो उसके जो 5 आयाम हैं, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश और न्याय सुरक्षा, ये 5 आयाम समझ में आना। और ये 5 आयाम हमको, जब हम लक्ष्य स्वीकारते हैं, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ये मानव लक्ष्य हम स्वीकारते हैं, उस स्थिति में 5 आयाम, 10 सोपान और इन सब से निकलता हुआ सामाजिकता, जो पुनः 4 आयाम में
संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था में समझ में आती है। तो इतना सारा घनीभूत मानव का जीना है, ये सब यही सब जीने के आयाम है। तो जब हम शिष्ट मूल्यों की आज चर्चा करेंगे, उसके पहले एक यहाँ पर मैसेज था, शायद जया दीदी का है। एक बार आप अपने क्या स्पष्टीकरण चाहते, एक बार स्पष्ट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते। भैया, यहाँ जो हम सदव्य की बात कर रहे हैं वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये सदव्य मतलब कैसे जीना, कैसे सदव्य करना वस्तु को। ओके, अब एक एक मुद्दे को वापस समझते हैं। ये स्वीकार हो जाए कि जो प्राकृतिक ऐश्वर्य पर वस्तु मूल्य हम तैयार करते, ये तो आज दिख ही रहा है। ये वस्तु व्यय के लिए है, ये समझ में आए अच्छे से। ये वस्तु संग्रह के लिए नहीं है। जो भी हम प्राकृतिक ऐश्वर्य पर वस्तु तैयार करते हैं, ये सभी वस्तु ये व्यय के लिए है, यानी सरल भाषा में खर्चा करने के लिए है, संग्रह के लिए नहीं है। अब ये जो खर्चा करना है, व्यय करना है, उस व्यय में सद्व्यय, ये ज्ञान पक्ष बताता है कि सद्व्यय हमको समझ में आने के लिए हमारा ज्ञान पक्ष जागृत होना आवश्यक है। खर्चा करें, पर कहाँ खर्चा करें? तो अज्ञानता में हम खर्चे के लिए खर्चा करते, तो वो भोग हो गया, व्यय। व्यय के लिए व्यय। फिर आय के लिए व्यय, और मिले इसलिए व्यय करते। व्यय के लिए आय, ये पुरुषार्थ है। खर्चा करने के लिए कमाते हैं, ये पुरुषार्थ है। अब सद्व्यय, इसको हम कैसे समझें? ये ज्ञान पक्ष इसलिए कहा जाता है, सद का मतलब है सच्चाई। मानव जीवन की सच्चाई बनी रहे परंपरा में, इसके लिए व्यय। मानव जीवन की सच्चाई है, फिर बेसिक से कि हम ज्ञान अवस्था की इकाई है। ये ये कहां कहां पता लगे? तो संस्कृति में पता लगता है। संस्कृति का मतलब है संस्कार पूर्ण कृतियां। तो परिवार की 3 पीढ़ी, परिवार में संस्कार एक उत्सव के रूप में बना रहे, इसके लिए जो व्यय करते हैं वो सद्व्यय है। संस्कार के लिए। संस्कार का मतलब अब हमें डिटेल समझना होगा। अवधारणा, सच्चाई की अवधारणा परिवार में बनी रहे। हमारा लक्ष्य है समाधानित होना, जागृत होना, ये अवधारणा है। तो जागृति की अवधारणा बनी रहे। यानी परिवार में नामकरण संस्कार के लिए हम खर्चा करते। संतान पैदा होता है तो नामकरण। अब ये जो नाम है, ये सार्थक हो,
ये संस्कार है। परिवार में हम जन्म दिवस उत्सव मनाते, उसमें खर्चा करते, तो जन्मदिन का पर्पज बना रहे, ये संस्कृति है, ये संस्कार, ये उत्सव है। फिर विवाह संस्कार, यानी मानवीय परंपरा के धारक वाहक दंपति के रूप में ये प्रतिज्ञाएं होती हैं, ये सच्चाई है। शिक्षा संस्कार, यानी हमारे संतान को सदचरित्र की शिक्षा मिले, इसके लिए हम खर्चा करते, वो संस्कार है। इस प्रकार से पूरा मानव जिंदगी देखेंगे, इसी इसी को कहते हैं नित्य उत्सव। पूर्णता के अर्थ में हर कृति जो की जाती है परिवार में, वो सभी उत्सव के रूप में होता है। ये सद्व्यय है। जैसे शिक्षा संस्कार हो, इसके लिए खर्चा करना। अभी अभी का जो खर्चा है उस तुलना में देखें, तो अभी का जो खर्चा है वो अज्ञानतावश है, अंधेरा है, इसलिए उसका कुछ पता नहीं लगता। तो शिक्षा संस्कार, उदाहरण के लिए अभी 15 तारीख से जो एक बच्चों का शिविर हो रहा है, तो उस शिविर के जितने आयाम सोचे गए हैं, ये सभी सद्व्यय की श्रेणी में आते। ऐसा संस्कारक्षम वातावरण निर्मित के लिए वस्तु तो लगती ही है। बच्चों को खाने के लिए भोजन लगेगा, कुछ अभ्यास करेंगे, कुछ कर्माभ्यास करेंगे, उसके लिए कुछ मटेरियल रूपी वस्तु लगेगा, रहने के लिए कुछ वस्तु लगेगा, ओढ़ने बिछाने के लिए वस्तु लगेगा। ये सभी वस्तु है, ये सद्व्यय होता है। जैसे उसमें ये मूल्य रूपी रस बहते हैं, संबंध समझ में आता है कि ये बच्चे, यदि इनमें ये संस्कार हो गया तो ये कल के मानवता के धारक वाहक होंगे। यही इसका प्रयोजन है। ये यदि हमको समझ में आया, ये सद्व्यय है। तो ये पक्का। संस्कार के लिए जो खर्चा, वो सद्व्यय। ऐसे ही स्वास्थ्य संयम, जैसे स्वास्थ्य बने रहने के लिए प्राकृतिक ऐश्वर्य में जो पोषण है, पोषण का मूल्य है, जो खूबी है, उस खूबी को तैयार करने के लिए व्यय करते, वो सद्व्यय है। तो स्वास्थ्य संयम और शरीर जागृति के लिए बना रहे, इसके लिए शरीर पर जो व्यय करते वो सद्व्यय है। शरीर जागृति के लिए बने रहना, इसीलिए उत्पादन कार्य।
उत्पादन कार्य का मतलब है वस्तु तैयार करना। इस रूप में सद्व्यय, संसार में सच्चाई बनी रहे, जीवन ज्ञान बना रहे, अस्तित्व दर्शन ज्ञान बना रहे और मानवीयता पूर्ण आचरण बना रहे, इसके लिए जो व्यय करते हैं वो सद्व्यय कहलाता है। बाकी अपव्यय और उसका दुख, उसकी समस्या दिख ही रहा है। इसलिए आज के संसार में वस्तु का संकट नहीं है, वस्तुएं हैं, परंतु जो संकट आ रहा है वो है वस्तु का अपव्यय, ये संकट है। तो यदि ये ज्ञान से सद्वय में बदल जाता है तो समृद्धि ही समृद्धि है, क्योंकि संस्कार के लिए खर्चा होगा। जो व्यक्ति संस्कारी होगा वो अपव्यय कैसे कर सकता है? आज प्रत्येक परिवार में ये डर है, पैसा है लेकिन ये कहीं खर्चा ना कर डाले, ये डर है, ये भय है। और इस भय से बचने के लिए नाना प्रकार से आदमी परिवार में ही अपनों से ही कुछ काम करता है छुपाना, क्योंकि इसको पता लग गया पैसा है तो ये उड़ा देगा। तो हम बचपन से ही झूठ बोलना चालू कर देते कि नहीं है, पैसे पूछते नहीं है, ऐसा एक आता है। ये अभी जो शिष्ट मूल्य की चर्चा करेंगे, तो हमारी शिष्टता ऐसे ताक पर आती है। और जब सद्व्यय है तो उसमें व्यय क्यों किया, उसका रिजल्ट क्या है, उसका आकलन दूरदृष्टिता से प्रत्येक घर के प्रौढ़ सदस्य को रहता है। इसलिए ऐसे परिवार में खर्चे को लेकर विवाद नहीं होते। जहां सद्व्यय है वहां विवाद नहीं, जहां विवाद है इसका मतलब वहां सद्व्यय नहीं। ऐसा एक ध्यानाकर्षण है। स्पष्ट हो रहा है? जी भैया, जी। ओके। तो इसलिए वस्तु मूल्य और शिष्ट मूल्य, ये जो सद्व्यय है इसको हमने बाबा जी के परिवार में देखा है। अमरकंटक जैसी जगह काफी कठिन जगह है। आज तो गाड़ी वगैरह घोड़ा है, पर हम 12-13 वर्ष पूर्व की बात है, 15 वर्ष पूर्व की बात है, तब भी पहुंचना थोड़ा कठिन ही था। और जब बाबा जी 1950 में आए वहां पर, तब तो वो तो पेंड्रा रोड स्टेशन से चल के पहाड़ चढ़ के और अमरकंटक पहुंचे थे। तो उस समय आटा, घर में जो आटा है वो शहडोल नाम से एक जिले की जगह है, वहां से पीस कर आता था। ऐसी स्थिति में भी, और बाबा जी तो साधना के लिए ही गए थे, तो ऐसी स्थिति में भी
परिवार में जो कुछ भी आते थे, अब अमरकंटक ऐसी जगह है कि काफी सारे तीर्थ स्थल समझकर लोग पहुंचते हैं। आप में से कई लोगों को यदि नर्मदा परिक्रमा का नियम पता हो तो साथ में कोई भोजन सामग्री लेकर नहीं चलते। तो ऐसे कई लोग परिक्रमावासी जहां बाबा जी रहते थे, भजन आश्रम, वहां पहुंचते, और कुछ एक लोग रात में वहां विश्राम भी करते। तो बाबा जी के परिवार में उनका भोजन का व्यवस्था होती थी। जो घर में है वो सब खिलाया जाता। ये जैसे बाबा जी हमें बताते थे। लेकिन जब हम 2005 से वहां जाने लगे तो हमें पहले भोजन का जो आग्रह था वो हमको खुद को ही संकोच लगता था कि हम कैसे भोजन करेंगे वहां। पर धीरे धीरे ये जो मूल्य जिसकी हम चर्चा कर रहे, जो शिष्टताएं उस परिवार में देखी, जैसे उदारता देखी, प्रतिफल अपेक्षा विहीन, कर्तव्य दायित्व वहन, तन मन धन अर्पण, ये उदारता है। जैसे अनन्यता, जागृति पूर्णता के लिए योग्य पहचान, प्रमाण सहज निरंतरता। यानी ये स्वीकार्यता परिवार की कि जो भी परिवार में आ रहा है वो जागृति के लिए आ रहा है, इसलिए वो कोई दूसरा नहीं, ये शिष्टता। तो हम जैसे जो लोग नए नए जाते, हमें संकोच होता। तो इस संकोच का जो उपाय है वो है अनन्यता। और उस अनन्यता का मौलिक स्थिति है प्रत्येक व्यक्ति को जागृति पूर्णता के अर्थ में पहचानना। तो ऐसे शिष्टतापूर्ण वातावरण में फिर हमें पता लगा कि एक साथ उस छोटे से घर में 40-40 लोग भी भोजन करते थे। और पिछले 15-18 वर्ष से अभी तक ये नहीं सुना कि इतना खर्चा हो गया, ये कहां से आएगा। वो जो पुरुषार्थी संस्कृति बाबा जी ने तैयार की, वस्तु को तैयार करने की, ये फिर वस्तु मूल्य है। और इस प्रकार से समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए परिवार में इस प्रकार की उदारता, सद्व्यय, तो ये सद्व्यय अनुकरणीय है। आज हम भी खर्चा करते हैं, हर एक परिवार खर्चा करता है, दूसरे के लिए भी खर्चा करते हैं, परंतु इस खर्चे में जो शिष्टता है, जागृति पूर्णता की पहचान हमारे में कितनी होती है, ये नहीं होने से हमारे अपने ही पराये लगते हैं, वो दूसरे लगते हैं। और उदारता के तो अपन क्या कहें, हमने इतना किया तो इन्होंने हमको इतना करना चाहिए, ये आता है।
प्रतिफल की अपेक्षा रहती है अपनों से ही, अभी तो दूसरों की बात ही नहीं। एक माँ जब संतान को पैदा करती है तो उदार रहती है, पर वही माँ धीरे धीरे संकीर्ण हो जाती। कहाँ चली गई सारी उदारता? तो जो कर्तव्य दायित्व हम वहन करते हैं, क्या उसका कोई प्रतिफल हो सकता है? तो आज हमारी शिष्टता इस प्रकार से चपेट में आ गई है। इसलिए ये अभ्यास है। तो वस्तु मूल्य और शिष्ट मूल्य, ये अभ्यास है। तो आज हमने फिर से एक बार रिवीजन किया, तीनों दीदी लोगों ने, और ये सारा रिवीजन बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। छोटा सा उदाहरण मैंने भी रखा। तो अभ्यास के बिना तो मूल्य कनेक्ट नहीं होंगे। तो अभ्यास की मानसिकता के साथ कल से हम शिष्ट मूल्यों को समझना शुरू करेंगे। तो उसके लिए कीवर्ड्स आज जैसे मैंने शेयर किए, वो सभी कीवर्ड्स और उसके अर्थ, उसके स्पष्टीकरण, ये सब अपने स्मृति में होना आवश्यक है, स्मरण में रहना आवश्यक है। और इस स्मरण के साथ, इस चित्रण के साथ हम शिष्ट मूल्यों को समझना प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की उपस्थिति के लिए, ये वातावरण के लिए, और जो प्रस्तुतियां आ रही हैं वो काफी अब खुल के और स्पष्ट आ रही हैं। नमस्कार। धन्यवाद भाई। धन्यवाद भैया जी, सभी को नमस्ते।